हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। मैं अभिवादन करते हैं इसी के साथ एक उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारों की चाह में ज़मीन मत छोड़ना। आज बेटा क्लास 12th का लेक्चर चौथा है, सेकंड चैप्टर का, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, वहाँ पर हमने कहते हैं पुंकेसर के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी ली, परागकोश के बारे में, ठीक है, परागकण के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। यानी कह सकते हैं कि जो पुष्पी पादप लैंगिक चरण में नर जननांग है उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। ठीक, हाँ, एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप परागकण जो होते हैं उनके लाभ क्या होते हैं और उनकी हानियाँ क्या होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प में जो मादा जननांग है जिसे हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसको गायनोसियम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। ठीक, इसके बारे में आज हमको पूरी तरह से अध्ययन करना है, समझना है होता क्या है, और बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि सबसे टफ माना जाता है। कहते हैं ना पुष्प में जो सबसे टफ टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये यही है। इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से। जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गुरु जो है, आप कह सकते हैं कि गुरु विचारधारी से आप क्या समझते हैं, ठीक, या गुरु विचार पढ़ से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, देखो मैंने लिख भी दिया है कि स्त्री केसर को ही क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और पुंकेसर को क्या कहते थे, याद करो, पुंकेसर को क्या कहते थे, लघु बीजाणु पर्ण कहते थे ना। लघु का मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है, और गुरु का मतलब क्या होता है, फीमेल। ठीक, कि ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि गुरु बीजाणु पर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आसान में समझने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। कहते हैं कि जो जायांग होता है या पुष्प का मादा जननांग है, ठीक, और स्त्री केसर का समूह जो होता है क्या करता है बेटा, जायांग बनाता है। स्त्री केसर का जो समूह होता है, ठीक है, जो स्त्री केसर होता है उसका जो पूरा समूह होता है वो क्या करता है बेटा, जायांग का निर्माण करता है। ठीक, जैसे पुंकेसर मिलकर के क्या, पुंकेसरों का समूह मिलकर के किसका निर्माण कर रहा था, पुमंग का निर्माण कर रहा था। पुमंग क्या था बेटा, एंड्रोसियम था, यानी पुष्प का नर जननांग था ना। अब वहाँ पर बात करने वाले हैं कि स्त्री केसर का जो समूह है पूरा क्या किसका निर्माण करता है बेटा, जायांग का निर्माण करता है। स्त्री केसर यानी इसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो गुरु बीजाणु पर्ण यानी वो स्त्री केसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है बेटा क्या, अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय। दूसरा क्या होता है, कह सकते हैं वर्तिका, और तीसरा क्या होता है, वर्तिकाग्र। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा। ये रहा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है बेटा, वर्तिका होती है। ठीक, वर्तिका क्या होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है। और ये जो पुष्प के कह सकते हैं वर्तिका या स्त्री केसर का फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय कहलाता है। देखो ये पूरी की पूरी क्या है आपकी स्त्री केसर है, जिसे मैंने लिख दिया गुरु बीजाणु दहनी, सॉरी बेटा, गुरु बीजाणु पर्ण है। क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण है। यहाँ पर गुरु बीजाणु पर्ण होना चाहिए। 1 सेकंड में सही कर देता हूँ इसको, गुरु बीजाणु पर्ण है। ठीक, गुरु बीजाणु पर्ण है। अब कहते हैं स्त्री केसर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सामने से जवाब आना चाहिए कि सर स्त्री केसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है बेटा, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग। स्त्री केसर का जो फूला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय में क्या पाया जाता है बेटा, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है बेटा सबसे ज़्यादा वो टॉपिक है बीजांड के बारे में विस्तृत अध्ययन करना और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना कि बीजांड दिखता कैसा है, होता क्या क्या इसमें, कार्य कैसे करता है, इसकी क्रियाशीलता कैसे, कोश का विभाजन कैसे होता, इन सारी चीज़ों के बारे में बेहतरीन ढंग से अध्ययन करना है। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या आता है, वर्तिका। क्या आता है, वर्तिका आता है। वर्तिका क्या होती है बेटा, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक की, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक की जो संरचना होती है उसे बेटा कहते हैं हम वर्तिका कहते हैं। ये नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना, इसका काम क्या होता है इस पर बात करेंगे। जब बेटा जब परागकोश से परागकण आते हैं कीटों के द्वारा, किसी हवा के द्वारा, जल के द्वारा, तो कहाँ पर आते हैं बेटा, वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र कैसी संरचना होती है, तो बेटा ये वी आकार में क्या विभेदित संरचना होती है, ताकि ये थोड़ा सा खुली हुई संरचना होती है। और ऊपर वर्तिकाग्र का अगला जो मुंह होता है बेटा, सॉरी, वर्तिका का जो अगला मुंह होता है बिल्कुल वर्तिका आग्र। देखो वर्तिकाग्र का मतलब होता है वर्तिका के अगले वाला भाग। वर्तिका का जो अगला वाला भाग वो वर्तिकाग्र कहलाता है। नाम से ही देखो वर्तिकाग्र, वर्तिका का सबसे आगे वाला भाग। और ये दिखता कैसा बेटा वर्तिकाग्र आपका, तो ये ऐसे दिखता है, थोड़ा सा तस्तरी नुमा दिखता है। कैसा बेटा, तस्तरी नुमा दिखता है। क्यों, क्योंकि बेटा इस पर कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा आए हुए परागकण शांति से बैठ सके, इस पर इसको स्थान देता है। किसको बेटा, ये पराग
कण को बेटा स्थान देता है। और क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली चिपचिपा होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ये पराग कण को स्थान देता है। जब पराग कण यहाँ पर आते हैं तो बेटा ये वर्तिकाग्र में, देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, अब आपको नई बात बताने जा रहा हूँ जो आपको अभी तक पता नहीं चली होगी। जो वर्तिकाग्र होती है बेटा, इसमें क्या होता है, ये वर्तिकाग्र में या वर्तिका में इसकी संरचना यहाँ तक की जो होती है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, आपके पराग कण आते हैं तो पानी को अवशोषित करते, क्या करते हैं बेटा, पानी को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करके क्या होते हैं बेटा, वो अंकुरित होते हैं। और अंकुरित होकर के जो उनकी अंकुरण वाली नलिका होती है वो कहाँ तक आती है बेटा, इस वर्तिका के द्वारा, ध्यान से अंकुरित होकर के वर्तिकाग्र पर बैठे पराग कण जो है वर्तिकाग्र के अगले हिस्से से जल को अवशोषित करके क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं। अंकुरित, उनकी अंकुरित नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए बेटा कहाँ तक आती है, अंडाशय तक आती है। इसलिए जो है आपकी वर्तिका जो होती है वो नलिकाकार होती है। बात समझ में आ गई होगी किस लिए नलिकाकार होती है, क्वेश्चन था ये, नलिकाकार किस लिए होती है, क्योंकि ये पराग कण को क्या करती है, अंकुरित पराग कण के जो अंकुरण होते हैं उनको रास्ता प्रदान करती है, बिल्कुल नलिका जैसी संरचना होती है। ठीक, अब बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर का फूला हुआ भाग होता है। और इसी अंडाशय में क्या होता है बेटा, बीजांड पाए जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बीजांड के बारे में विस्तृत अध्ययन करना। ठीक है, क्या है, विस्तृत अध्ययन करना। यहाँ तक कि मैंने आपको बात समझा दी है। ठीक है, मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होगी, अंडाशय होती है। ठीक, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड होता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना बेटा। अब एक मिनट इस तरफ इस वाले डायग्राम पर बात करते हैं थोड़ा सा। ये आपका अंडाशय है ना, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है ना। ठीक, ये देखो अंडाशय हो गया, अंडाशय। ठीक, ये जो आप संरचना देख रहे हो अंडाशय के अंदर, देख रहे हो ना, कुछ ऐसे करके बनी हुई है संरचना। इस संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, बीजांड कहते हैं। और सारी जानकारी और मतलब सारा जो प्रोसेसर आर की क्लास का है वो कहाँ पर है, बीजांड के बारे में अध्ययन करना। अब ये रही इसकी एक बड़ी संरचना कि किसी भी पुष्प में जो मादा जननांग होता है, जायांग, उसमें क्या होता है, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय का ये रहा, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड की एक्चुअल संरचना ये रही। ठीक, अब समझ लो इस बात को। ये जो बीजांड है बेटा, ये जुड़ा किससे बेटा, ये जुड़ा हुआ है अंडाशय से। तो जहां पर बीजांड, समझना मेरी बात, जहां पर बीजांड अंडाशय से जुड़ता है बेटा, जहां पर बीजांड, ये पूरा का पूरा बीजांड है, जहां पर बेटा बीजांड अंडाशय की दीवार से जुड़ता है, अंडाशय की दीवारों से जुड़ा होता है, उस स्थान को बेटा हम अपरा कहते हैं, या बीजांड आसन कहते हैं, या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, बीजांड आसन, बीजांड आसन यानी जैसे पुष्पासन था ना, पुष्प का आसन, यहाँ पर कहते बीजांड का आसन, मतलब जिस पर रखा हुआ है, जहाँ पर रखा हुआ है क्या, बीजांड, उसको कहते हैं बेटा बीजांड आसन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपका बीजांड है ना, कहाँ पर रखा हुआ है, तो बेटा ये रखा हुआ है आपके अंडाशय की दीवार पर। तो इसलिए कहते हैं बेटा इसको, इस स्थान को जहाँ पर ये बीजांड, और कह सकते हैं आपका जहाँ बीजांड जुड़ा हुआ है किससे, अंडाशय की दीवार से, उस स्थान को अपरा कहते हैं, या बीजांड आसन कहते हैं, या प्लेसेंटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बिल्कुल आसान, मैंने कहा था कि बिल्कुल आसान वे में एक एक चीज़ सिखाएंगे हम लोग। ठीक, चलिए ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। ऊपर जब चलते हैं तो ये जो संरचना आप देख रहे हो, डंडी की तरह संरचना आप देख रहे हो ना, ये जो संरचना आप देख रहे हो, डंडी नुमा की संरचना दिख रही है ना आपको, इस संरचना को बेटा हम बीजांड व्रंत कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया है, बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। जैसे आपने सुना था ना कि पुष्प व्रंत, सुना था ना, पुष्प की डंडी, वैसे क्या बेटा ये बीजांड जुड़ा हुआ है। देखो ये देखो यहाँ पर बीजांड जुड़ा हुआ है। ये डंडी आप दिख रहे हो ना, इस डंडी को क्या कहते हैं जुड़ा बेटा, ये देखो डंडी जो आप दिख रही है, जो डंडी आप दिख रही है बेटा, इसी डंडी को कहते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड की डंठल या बीजांड की डंडी, इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। इसका काम क्या है बेटा, तो समझना बेटा, बीजांड का काम क्या है, तो बीजांड का काम है ये आप बीजांड व्रंत का, ये आपका बीजांड है, ये बीजांड का शरीर है। ठीक, बीजांड व्रंत का काम है बीजांड को किससे बेटा, अंडाशय की दीवारों से जोड़े रखना। बीजांड को बीजांड आसन से जोड़ने का काम जो करती है वही का नाम है बेटा क्या, बीजांड व्रंत। बात समझ में आ गई। बीजांड का शरीर हो गया पूरा ये। ठीक, और ये रहा बेटा अंडाशय। तो अंडाशय से बीजांड को जोड़ने का काम कौन करती है बेटा, बीजांड व्रंत करती है। जैसे पुष्प को पौधे से मतलब शाखा से जोड़ने का काम कौन कर रही थी, वहां से कर रही थी बेटा क्या, पुष्प व्रंत कर रही थी। वैसे क्या बेटा अंडाशय में बेटा जो आपका बीजांड के शरीर को
अंडाशय से जुड़ने का काम जो कर रहे हैं उसे बेटा बीजांड व्रंत कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो एक चीज समझना है, ये रही नाभिका। बीजांड का शरीर, फिर से सुनना, बीजांड का शरीर, ठीक है, जहां पर बीजांड व्रंत से जुड़ रहा है, ठीक, फिर से बीजांड का शरीर, बीजांड का शरीर जहां पर बीजांड व्रंत से जुड़ रहा है, ठीक, वो स्थान नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नाभिका कहलाता है, नाभिका कहलाता है। समझना, नाभिका कहां पर है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर जहां पर बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत से जुड़ रहा है वो स्थान नाभिका कहलाता है। क्लियर हो गया? सर बीजांड व्रंत क्या है? तो कहेंगे बीजांड व्रंत जो बीजांड को अंडाशय से जोड़े, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने की जो संरचना है बेटा वही तो बीजांड व्रंत है। और बीजांड व्रंत बीजांड को यहां पर जोड़े वो स्थान क्या है? नाभिका है। ठीक, तो देखो ये नाभिका है, ये क्या कर रही है? ये बीजांड का शरीर है, तो ये बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत और नाभिका जिस स्थान पर जुड़ रहे हैं वही तो आपका बेटा बीजांड और बीजांड व्रंत और बीजांड जिस स्थान पर जुड़ रहा है तो वही तो आपका नाभिका है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं बीजांड के शरीर की। ये देखो बीजांड का शरीर बना हुआ है। तो बीजांड का जो शरीर बना हुआ है बेटा वो कितने आवरण से बना हुआ? तो 2 आवरण से बना हुआ। पहला आवरण आप देख सकते हो, ये रहा एक आवरण आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये थोड़ा सा हम डार्क करते हैं इसको, ये एक आवरण दिख रहा है ना बच्चा, ये देखो बाहर की तरफ वाला आवरण, इसे हम बाह्य चोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल भी कहते हैं। उसके बाद देखो दूसरा आवरण ये दिख रहा आपको, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा ना, हाँ, इस वाले आवरण को क्या बेटा हम अंतःचोल कहते हैं। मतलब बाहर की तरफ जो आवरण होता है बेटा उसे हम बाह्य चोल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ आवरण होता है बेटा उसे हम अंतःचोल कहते हैं। ये जब दोनों मिलते हैं तो बेटा क्या करते हैं? ये जब दोनों मिलते हैं तो इनका एक अध्या आवरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्या आवरण, या कहते हैं बेटा इंटीग्मेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्मेंट कहते हैं। ठीक, जब अंतःचोल और बाह्य चोल दोनों मिलते हैं तो उसे अध्या आवरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, आप देख रहे होंगे ये क्या है बेटा, ये अंतःचोल है, ये बाह्य चोल है, ये अंतःचोल है और ये बाह्य चोल। तो अध्या आवरण कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि अध्या आवरण दोनों जो है आपस में जुड़ नहीं रहे। एक स्थान खाली दिख रहा होगा बीजांड का, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये अध्या आवरण दोनों में क्या है? यहाँ पर रिक्त स्थान दिख रहा नहीं दिख रहा? जहाँ पर ये अध्या आवरण एक दूसरे से क्या है? दूर है। उस स्थान को बेटा हम कहते हैं बीजांड द्वार। ये बीजांड है, इसका दरवाजा है ये, ठीक, जहां पर बीजांड खुला होता है इसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला स्थान समझना, ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला स्थान बेटा निभागा कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है या छलजा कहलाता है। क्या कहलाता है? छलजा कहलाता है। ठीक, तो ये कहाँ पर रहता है? ये देखो कहीं ना कहीं एक बुक में पढ़ रहा था, वहाँ पर गलत लिखा हुआ था। जहाँ पर नाभिका लिखी हुई बेटा यहाँ निभाग था, और जहाँ निभाग है वहाँ पर नाभिका लिखी हुई थी। तो एक बार आप गौर करना कि जहाँ पर बीजांड व्रंत का बीजांड शरीर दोनों आपस में मिल रहे हैं वो नाभिका होती है बेटा, और बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला स्थान बेटा निभाग कहलाता है। आई होप दैट बेटा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी, समझ में होगी। एक बार आप इस तरफ आओ, जो मैंने लिखा है समझो। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम बीजांड पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय के फूले हुए भाग के अंदर बीजांड पाया जाता है। इसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, अब पहली लाइन से क्या? परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती जो निषेचन के बाद क्या होता है बेटा? बीज में परिवर्तित हो जाती है। निषेचन का जब बेटा यहाँ पर पराग आएंगे तो ये आपस में मिलेंगे, पराग कण तथा बीजांड के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? निषेचन कहलाएगी। ठीक है, तो निषेचन के बाद क्या बनेगा? बीज बनेगा। ये तो क्लियर है। उसके बाद प्रत्येक बीजांड एक व्रंत की सहायता से बीजांड आसन से जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। आपको मैंने समझा दिया कि जहां पर क्या अंडाशय से क्या जुड़े, बीजांड का शरीर जुड़ रहा है, वो स्थान क्या कहलाता है? बीजांड आसन कहलाता है। किसके द्वारा जुड़ेगा? तो बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। वह बिंदु जो बीजांड को बीजांड व्रंत से, वह बिंदु ध्यान रखना, जो बीजांड को बीजांड व्रंत से जोड़ते उस स्थान को नाभिका कहते हैं। मैंने समझा दिया था कि देखो जो बीजांड को अंडाशय से जोड़े वो क्या होती संरचना आपकी? तो कहोगे सर बीजांड व्रंत होती है। लेकिन जो बीजांड व्रंत और बीजांड को जोड़े वो स्थान क्या कहलाएगा? नाभिका कहलाएगा। चलिए, बीजांड काय प्राय 2 अध्या आवरणों से जो है घिरा होता है। ठीक बेटा, ये रहा आपका बीजांड काय। जो आप ये अंदर देख रहे हो बेटा, ये क्या है? ये जो अंदर आप देख रहे हो ये संरचना क्या है? बीजांड काय है। बीजांड काय किसकी बेटा? ऊतकों की बनी हुई कोशिका होती है। क्या होती है?
और इस किससे घिरा होता है बेटा, ये अध्यावरण से घिरा होता है। कितने अध्यावरण से, 2 अध्यावरण, एक अंतःचोल दूसरा बाह्यचोल। अब बात करते हैं किसकी बेटा, अगला पॉइंट आएगा बीजांड का मुख्य भाग मृद ऊतकी कोशिकाओं से बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। ये जो आप बेटा जिसमें क्या होती कोशिकाएं पाई जाती है, जहाँ पर बीजांड बनेंगे, ये जो स्थान है यही क्या है बेटा, बीजांड काय कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या, दोनों अध्यावरणों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इस स्थान के देखो दोनों बीजांड द्वारों के मध्य क्या पाया जाता है बेटा, सॉरी बेटा, दोनों अध्यावरणों के मध्य क्या एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। आशा करते हैं बेटा ये आपको कंफर्म समझ में होगा, सबसे आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं क्या पढ़ना है हमको, गुरु बीजाणु जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन पढ़ना। अब एक मिनट इस स्ट्रक्चर में आओ, यहाँ पर मैंने बताया था आपको बीजांड काय क्या है, बीजांड काय। बीजांड काय में क्या पाई जाती है बेटा, कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि बीजांड काय क्या है, पूरा ऊतकों का समूह है। बीजांड काय आपका क्या, पूरा ऊतकों का समूह है, ये पूरा ऊतकों का समूह है। इसमें क्या पाई जाती है बेटा, कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, मान लीजिएगा इसके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है, यहाँ पर क्या है, कोशिकाएं पाई जा रही हैं। और कोशिकाओं में इन सभी बीजांड काय ऊतक में एक सबसे बड़ी कोशिका है, एक कोशिका थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम 2n द्विगुणित कोशिका है। ठीक, एक द्विगुणित कोशिका है। ठीक, उसके बारे में जानकारी नहीं करनी। मान लीजिए बीजांड काय पूरा ऊतक है, ऊतक में तो एक कोशिका, कोई बड़ी सी कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये नाम होगा इसका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होगा इसका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक ऐसी है बेटा, तो ये द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित। ये क्या करेगी बेटा, ये अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। क्या करेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। अर्धसूत्रीय विभाजन करके ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है बेटा, अर्धसूत्रीय विभाजन करके बेटा 4 जो है बेटा अगुणित कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी, 4 बेटा अगुणित कोशिका बनाएगी, 4 अगुणित कोशिका बनाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बेटा बीजांड काय में उपस्थित कोशिका, बीजांड काय में उपस्थित जो है कोशिका जो है क्या करेगी बेटा, उसको थोड़ा सा विकास करेगी, तो कोशिका बड़ी होगी, जिसको हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, जिसको हम बाहर निकालेंगे, वो क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। अर्धसूत्रीय विभाजन करने के पश्चात कितनी बेटा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, कोशिका अन्य 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। कितनी, अन्य 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिन्हें बेटा हम कहते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे बेटा, हम गुरु बीजाणु कहेंगे। इनका नाम क्या होगा बेटा, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। इनका नाम क्या होगा, गुरु बीजाणु। अब समझना बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है बेटा, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। समझ में आ गया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा क्या करना बेटा, गुरु बीजाणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इस पर कोई कैलोज स्तर नहीं होगा, कोई भित्ति नहीं होगी, सिर्फ वो किसमें था बेटा, वो पुंगक के अंदर पाया जाता था, परागकोश में पाया जाता था क्या, कैलोज स्तर। यहाँ पर ऐसा कोई स्तर नहीं होगा, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु को बनना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेंगे स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे। कोई ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, इसके अंदर होगी। यहाँ पर क्या होगी बेटा, एक बड़ी कोशिका होगी जो क्या करेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। अर्धसूत्रीय विभाजन करने पर क्या बनाएगी बेटा, 4 अगुणित कोशिका बनेगी। कितनी बेटा, 4 अगुणित कोशिका बनाएगी। 4 अगुणित कोशिका बना लिया। ठीक, अब समझना मेरी बात, ये देखो 3 किस तरफ है, 3 बेटा बीजांड द्वार की तरफ है ना, 3 कहाँ है, बीजांड द्वार की तरफ है, और एक कहाँ बेटा आपको निभाग की तरफ दिख रही है। एक कहाँ पर दिख रही है, निभाग की तरफ दिख रही है। तो जो निभाग की तरफ दिख रही है और जो कहाँ पर दिख रही है, बीजांड द्वार की तरफ दिख रही है। तो बेटा ये जो 3 आपकी बीजांड द्वार की तरफ दिख रही हैं, ये 3 जो है बेटा अगुणित कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये कह सकते हैं मैच्योर नहीं होंगी, परिपक्व नहीं होंगी। परिपक्व सिर्फ एक कोशिका होगी, मतलब परिपक्व सिर्फ एक कोशिका होगी। बीजांड काय में ऊतकों के समूह में एक विकसित कोशिका, ठीक है, जिसको हम बाहर निकालेंगे, वो द्विगुणित होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। विभाजन करके उसके 4 अन्य अगुणित कोशिका का निर्माण करेगी। तो इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर देखो 4 बन
गए, ये 3 बेटा किस तरफ होंगी, बीजांड द्वार की तरफ होंगी, एक किस तरफ होगी, निभाग की तरफ होगी। ये 3 क्या करेंगे बेटा, मेच्योर नहीं होती, नष्ट हो जाती। बनी फिर किस लिए होती, बनी बेटा इसलिए होती कि एक कोशिका को क्या प्रोटेक्शन प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, पोषण प्रदान करे। ये 3 जब नष्ट हो जाएंगी, ये जब 3 नष्ट हो जाएगी तो सिर्फ एक बड़ी सी बनेगी, एक बड़ी सी कोशिका बनेगी बेटा, ठीक, एक बड़ी सी कोशिका बनेगी जिसको बेटा हम कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उसका नाम क्या होगा बेटा, क्रियाशील गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ तक हो गया ना। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, फिर हम बता रहे हैं, करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। चलिए देखते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ा सा कि ये जो आपकी क्रियाशील बीजाणु था, जो क्रियाशील बीजाणु था, ये क्या करेगा बेटा, ये क्रियाशील बीजाणु एक था ना आपका, मैंने यहाँ पर एक था, ये क्या करेगा बेटा, कोशिका विभाजन करेगा। क्या करेगा, पहले कोशिका विभाजन करेगा। अच्छा, कोई भी चीज़ में जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले बेटा केंद्रक का विभाजन होता है, बाद में जीवद्रव्य का विभाजन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हो गया। एक जो है क्रियाशील बीजाणु से 4 अन्य कोशिकाएं और 4 अन्य कोशिकाएं, एक जो बेटा निभाग की ओर 4 बन गई, 4 बन गई बेटा बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, ये 4 बन गई, यहाँ पर 4 बन गई ना। अब तो देखना बेटा, ये जो 4 बनी हुई है ये अभी क्या है बेटा, ये केंद्रक विभाजन हुआ है, अभी जीवद्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। फिर क्या होंगी बेटा, ये जो 4 बनी हुई है इसमें से एक जो है बेटा बीच में यहाँ पर आ जाएगी और एक बेटा यहाँ से आएगी। ठीक, एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। फिर क्या होगा बेटा, इन पर क्या होगा बेटा, इन पर बेटा आपका जो है कोशिका जीवद्रव्य, सॉरी बेटा जीवद्रव्य का निर्माण होगा। इस पर भी बेटा आपके क्या होगी, जीवद्रव्य का निर्माण होगा। ठीक, ये तो बड़ी केंद्रक, तो इसमें बेटा क्या कहेंगे कि कितनी कोशिकाएं हैं और कितनी केंद्रक हैं। ये चीज़ आपको कमेंट में बताना कि सर इसमें कितनी कोशिकाएं हैं और कितनी केंद्रक है। और ये जो संरचना बनी हुई है बेटा, यही आपकी क्या है, भ्रूणपोष संरचना है। क्या संरचना है बेटा, भ्रूणपोष संरचना। इसे ही मादा युग्मोद भिद कहते हैं। यही बीजांड के अंदर मादा युग्मोद भिद होते हैं और यही जब बेटा आपका क्या होगा, पराग के साथ पराग कोश के साथ बेटा पराग कण के साथ संलयन करेंगे और बेटा क्या बनाएंगे, जो है बीज बनाएंगे। ठीक, ये कहानी थी आपकी किसकी बेटा, बीजांड काय की, स्त्री केसर की, जायांग की। आपको मैंने पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पर हम सही कर देते हैं बस, कि यहाँ पर क्या होंगे, 3 यहाँ पर होंगे छोटे छोटे और 2 यहाँ पर होंगे इन संरचना और 3 यहाँ पर होंगे। ठीक बेटा, और यही संरचना भ्रूणपोष कहलाएगी, यही मादा युग्मोद भिद कहलाएगा। कल बेटा पढ़ेंगे परागण के प्रकार। आई होप दैट आज की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई टॉपिक ऐसा रहा, जो कोई तथ्य था जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, हम जवाब देंगे, क्योंकि पूरी कोशिश की मैंने आपको आसान में समझाने की। ठीक, इसके बाद परागण के बारे में अध्ययन करना है और कितने प्रकार के परागण होते हैं और कौन से पौधे में क्या क्या परागण पाया जाता है, वो विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसको शेयर किएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।